डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। हमारे सामने पहला टॉपिक यह है कि फिलिस्तीन यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है। यह केवल क्वालिफाई हुआ है, न कि सदस्य बन गया है। देखते हैं पूरी कहानी क्या है। तो 10 मई को यूनाइटेड नेशन मतलब कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन ने सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है और भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया है। तो भारत चाहता है कि फिलिस्तीन जो है यूनाइटेड नेशन का सदस्य बन जाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यीय देशों में से 143 ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग किया था, जबकि 9 इसके विरोध में वोटिंग किए थे। और विरोध करने वाले देशों में अमेरिका और इजराइल प्रमुख रूप से थे, जबकि 25 ऐसे देश थे जिन्होंने वोटिंग से दूरी बनाई रखी। ठीक है, इन्होंने वोटिंग किया ही नहीं। तो इस वोटिंग से फिलिस्तीन यूएन का सदस्य नहीं बना है, ये बात याद रखना है, बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर पाया है। एक्चुअली क्या है कि वर्तमान में फिलिस्तीन जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आप यह अगर मैप देखें तो यह है 1947 का मैप। इसमें जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं यह जो है फिलिस्तीन हुआ करता था, और हल्के से ये जो व्हाइट कलर में पैचेस देख रहे हैं ये जो है इजराइल हुआ करता था। लेकिन समय के साथ ये जो व्हाइट एरिया वाला जो है क्षेत्र वो बढ़ता चला गया, मतलब कि इजराइल का क्षेत्र बढ़ता चला गया और फिलिस्तीन जो है धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। और यह जो है नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वर्तमान आप देखें तो लगभग मोर देन 80% ये जो है आप व्हाइट कलर में आप देख सकते हैं, मतलब कि इजराइल ने इन क्षेत्र पे कब्जा कर लिया है और फिलिस्तीन ये जो हरा वाला पोर्शन है वो बहुत ही कम पैचेज में बचा हुआ है। ठीक, तो फिलिस्तीन जो है यूनाइटेड नेशन में सदस्यता ग्रहण करके अपने अस्तित्व को जो है बचाना चाह रहा है, अपनी बात जो है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रख सके और अपनी अस्तित्व को बचा सके। तो इस वजह से यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन जो है अपनी सदस्यता ग्रहण करने की मांग कर रहा है। ठीक, अब देखिए कहानी देखते हैं। इससे पहले जो है यूनाइटेड नेशन में 18 अप्रैल को फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया था। थोड़ा सा यहाँ पे संक्षिप्त में जानेंगे कि वीटो पावर होती क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनको P5 के नाम से जाना जाता है, जिसमें USA मतलब कि अमेरिका, UK, ठीक, फ्रांस, चाइना और रूस, ये जो हैं रशिया। ठीक है, ये जो 5 देश हैं P5 के नाम से जाने जाते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं। इन मेंबर्स के पास जो है वीटो पावर होती है। तो किसी भी मुद्दे पे इन पांचों का सहमत होना बहुत ही आवश्यक है, तभी जो है वो बात जो है वो मानी जाएगी। ठीक, इनमें से किसी एक ने भी अगर उस बात का विरोध कर दिया तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा वो बात एक्सेप्ट नहीं की जाती है। ठीक, तो यही होता है वीटो पावर। तो एक साथ डूबेंगे और एक साथ उतराएंगे, मतलब कि किसी भी मुद्दे पे एक साथ सहमत होना इन पांचों का जरूरी है। और भारत के जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने की जो बात आती है, तो इसमें से कुछ देश जो हैं वो सपोर्ट में आ जाते हैं और कुछ अगेंस्ट में आ जाते हैं, वीटो की बात करने लगते हैं। ठीक, तो इस वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत जो है सदस्य नहीं बन पा रहा है। और ख़ास तौर से यहाँ पे विरोध करने वाले में चीन है। ठीक, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। अब आगे कहानी यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें अल्जीरिया ने यह प्रस्ताव पेश किया था। ये भी प्रश्न याद पूछा जा सकता है कि फिलिस्तीन की सदस्यता के लिए यह प्रस्ताव लाया कौन था। तो अल्जीरिया के द्वारा लाया गया था। और अरब देश जितने हैं वो जो है फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनने के लिए जो है वो इच्छुक है या बनाने के लिए इच्छुक है। ठीक है, तो अल्जीरिया के द्वारा जो है यह प्रस्ताव लाया गया था और जिस पर वोटिंग हुई थी। अमेरिका के वीटो के बाद फिलिस्तीन यूएन का परमानेंट मेंबर है वो नहीं बन सका। ठीक, जैसे मैंने बताया कि वीटो पावर का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने, और जिसकी वजह से फिलिस्तीन यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन सका। यूनाइटेड नेशन में क्वालिफाई करने के बाद फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी संभावना की बात की जा रही है। ठीक, हो ही जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन में क्वालिफाई करने के बाद फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हो सकता है। और यूनाइटेड नेशन में पूर्ण सदस्यता हासिल करने के लिए फिलिस्तीन ने यह दूसरी बार कोशिश की थी, यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी फिलिस्तीन ने जो है यूनाइटेड नेशन की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कोशिश कर चुका है। ठीक, लेकिन पहली बार जब उसने किया था 2011 में, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में इसके लिए भी वोटिंग हुई थी और उस समय भी अमेरिका ने वीटो लगा दिया था। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि हाल फिलहाल में घटित हुआ है फिलिस्तीन के साथ। अब हम बात करेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन है
उसका इतिहास क्या रहा है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन मतलब कि संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, और उस समय 51 देश जो है वो शामिल होते हैं। तो 51 कंट्रीज़ के द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की जाती है, और इसी वजह से हर साल जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है यह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा रखा गया था, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं, और 193वां जो देश बना था वो दक्षिण सूडान था। ठीक, तो जो साउथ सूडान है वह जो है 193वां देश बना था। और एक चीज़ याद रखिएगा, सूडान जो है वो अफ्रीका का देश है। ठीक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क मैनहट्टन आइलैंड पे है, अमेरिका में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क। ठीक, आधिकारिक भाषाओं की संख्या जो है वो 6 है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश, अरबी और चीनी है। अब बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। हमारे सामने जो अगला टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट में। तो देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, बनाया भी है और इसका सफल परीक्षण भी कर दिया। कैसा, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का। तो 9 मई को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने PS4 रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो रॉकेट इंजन का क्या नाम है, PS4, एकदम जहन में रखना है। PS4 रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, और यह इंजन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का अहम हिस्सा है, और जिसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। ठीक, तो 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर रहा है इसरो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसरो ने 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके एक टुकड़े में बनाया है इसको, और इस नए तरीके से लगभग 97 पार्ट्स जो है 97% पार्ट्स को बचाया जा सकता है, और इसकी मदद से प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ किया जा सकता है, और प्रोडक्शन की स्पीड जो है 60% तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, PS4 इंजन को PSLV रॉकेट के चौथे चरण में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो 4 है यह जो है स्टेज को बता रहा है। ठीक, तो PS4 इंजन को PSLV रॉकेट के किस चरण में इस्तेमाल किया जाता है, तो चौथे चरण में। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से इंजन पार्ट्स की संख्या 14 से घटकर मात्र 1 हो गई है। इससे इंजन में 19 वेल्डिंग ज्वाइंट से भी छुटकारा मिल जाएगा। मतलब कि जो 19 ज्वाइंट वेल्डिंग बनते हैं इस इंजन को बनाने में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी 3D प्रिंटिंग होती है इसमें ज्वाइंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो 3D प्रिंटिंग इंजन को बिना रॉकेट ज्वाइंट या बगैर वेल्डिंग से बनाया जाता है, और इससे रॉकेट का वजन क्या होगा, कम होता है। अब चूंकि रॉकेट का वजन कम होगा तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। ठीक है, बढ़ती है। ठीक है, मतलब कि अगर इंजन जो है हल्का होगा तो कम फ्यूल का इस्तेमाल होगा, तो कम फ्यूल्स में जो है वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। ठीक, तो इस तरीके से रॉकेट का इंजन का जो वज़न है, रॉकेट का जो वज़न है वो कम होता है, और फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो 3D प्रिंटिंग का यह फ़ायदा है। यहाँ पे आपसे प्रश्न यह पूछना चाह रहा हूँ कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों के बारे में जो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। देखिए, 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो यह किया जाएगा कोच्चि में। तो कोच्चि में 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन जो है वो किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। तो देखिए, 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक जो कि ATCM है, और पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक 26वीं बैठक 20 से लेकर 30 मई को कोच्चि में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो 46वीं बैठक है अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक ATCM की, और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक जो है 20 से लेकर 30 मई को कोच्चि, केरल के शहर कोच्चि में आयोजित की जाएगी। और इस बैठक में भारत औपचारिक रूप से अंटार्कटिक में एक नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की घोषणा करेगा। ठीक है, तो अंटार्कटिका में हमारा एक नया जो है रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश करने की बात की जाएगी इसमें। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती ऑलरेडी वहाँ पे कार्यरत हैं। ठीक है, तो कौन से, मैत्री और भारती कहाँ पे हैं, अंटार्कटिका में। यह भारत के क्या है, एक्टिव रिसर्च सेंटर हैं। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। तो यह है मालदीव, ऑप्शन ए।
देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की घोषणा की है। और भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और एक डोनियर विमान का संचालन कर रहे थे। ठीक है, तो उनकी सेना के उनकी सेवा के लिए जो है भारतीय सैन्य कर्मी जो है वहाँ पे तैनात थे। ठीक, लेकिन मोहम्मद मुइजू जो है वो चाइना के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है, शी जिनपिंग के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है, तो उसने जो है अनुरोध किया था कि भारत जो है अपनी सेनाओं को वापस बुला ले मालदीव से। ठीक है, तो इसी क्रम में ये जो है वो किया जा रहा है। तो मोहम्मद मुइजू जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से अपनी सेना वापस बुलाने का अनुरोध किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? ठीक है, तो वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ाने वाला देश कौन सा है? श्रीलंका, जो अपना पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसने। कहानी क्या है? तो श्रीलंका ने हाल ही में भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दिया है। और श्रीलंका ने इस पहल में भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिक बिना वीजा के 30 दिनों तक श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं। तो श्रीलंका ने इन देशों के नागरिकों के लिए बिना वीजा के लिए 30 दिनों मतलब कि 1 महीने तक श्रीलंका में यात्रा करने के लिए परमिशन दे दिया है। यह योजना अक्टूबर में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही खराब चल रही है, तो कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक उस देश में आए, घूमें फिरें, जिससे वहाँ की इकोनॉमी जो है बूस्ट करे। क्योंकि श्रीलंका के आय का प्रमुख स्रोतों में से वहाँ का पर्यटन उद्योग जो है वो एक था। ठीक, तो इसी क्रम में जो है उसने भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया यहाँ के जो नागरिक हैं उनके जो है वीज़ा के जो है वो 30 दिनों तक श्रीलंका में फ्री यात्रा कर सकें, इसलिए समय सीमा बढ़ा दी है। ठीक, यह था आज के डेली करंट अफेयर की सीरीज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। यह वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।